हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 के लिए। आपके मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाई हुई है, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आप लोगों के लिए दूसरा टेस्ट मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन जी के जीएस से होते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होते हैं करंट अफेयर से। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और करंट अफेयर भी मैं 2020 को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर कवर कर रहा हूँ। और जो आपके जीके और जीएस है वो सब प्रीवियस ईयर के जो आपकी दिल्ली पुलिस और एसएससी के विभिन्न एग्जामों में पूछी गई है, वहाँ से मैं इसको आपको लेकर आ रहा हूँ। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उनसे संबंधित जो भी फैक्ट होते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए है, आप इसको कमेंट में करते हुए चलिएगा और ट्राई करिएगा, पेंसिल यूज करें आप साथ में और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर यहाँ पर आप देने की। इससे आपके रिवाइज हो जाएगा और साथ के साथ आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हम देते दिल्ली पुलिस का तो आपके किस तरीके के मार्क्स या किस तरीके के आप पेपर को अटेम्प्ट करते। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में सिडबी कहते हैं, ठीक है। एक बार पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? सिडबी बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की को स्थापित कब किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका सन पूछा गया है 2017 के अंदर, आपका दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। तो इसका सन बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990 ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारतीय लघु विकास बैंक की जो स्थापना 1990 में हुई, इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा। मुख्यालय बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, सन तो कभी कभी देखने को मिलता है लेकिन इसका मुख्यालय अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है। इसका जो हेडक्वार्टर, जिसको हम बोलते हैं एचक्यू है इसका लखनऊ में, ठीक है फ्रेंड, इसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है। ओके, और साथ में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे आप इसके नाम से पहचान पाएंगे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये जो छोटे मध्यम और लघु वर्ग के जो उद्योग होते हैं उनको लोन देता है, ऋण देता है और उनकी फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय सहायता करता है। तो इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? ऑप्शन आपके सामने है, इसको आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सेवक। प्रशासनिक सेवक इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रशासनिक सेवक जो हैं भारत में स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा माने जाते हैं। अब देखिए, इसमें दो ऑप्शन और भी आए हैं, एक है भारत के प्रधानमंत्री और दूसरा है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री जो होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी कार्यपालिका ही होते हैं, लेकिन ये अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन को आप क्लियर से पढ़िएगा। स्थायी कार्यपालिका जो हमेशा रहते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्रशासनिक सेवक जो होते हैं, जो प्रशासन चलाते हैं, वो होते हैं स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन आप यहाँ पर जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि ये जीके है और अगर आपको आता है तो आप एकदम से इसका आंसर आप अपने माइंड में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप कितना भी इसको देखें या कितना भी बार पढ़ें तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन उसको कहा जाता है। सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के अंदर संशोधन करते हैं? तो उसका आर्टिकल है 368। 368 अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत संविधान के अंदर जो सर्वोच्च विधायी निकाय है, संसद है हमारे यहाँ पर, उसको पावर दी गई है कि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ कि भारतीय जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रक्रिया किस देश से हमने ग्रहण की है, अडोप्ट की है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ये जो प्रक्रिया है संशोधन की, ये कहाँ से हमने अडोप्ट की है, ये है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलिए भारत के संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची दी गई है। और भारत के संविधान के बारे में आप जानते होंगे कि भारत के संविधान के अंदर प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ दी गई थी, लेकिन बाद में वो संशोधित करके 12 अनुसूचियाँ कर दी गई हैं। तो ये कुछ अनुसूचियाँ हैं जो आपको 1 से लेकर 12 तक याद रखनी है। उसमें से आपको पूछ लिया गया है कि 7वीं अनुसूची, या ऐसे पूछ सकता है 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है कि संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसमें शक्ति का पृथक्करण दिया गया है। जो 7वीं अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है? शक्ति का पृथक्करण। इसमें केंद्र की है, राज्य और समवर्ती सूचियों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? क्या बताना है? गलत है। तो यहाँ पर जो केंद्र के द्वितीय भाग है, इसके अंदर नागरिकता दी गई है, तो ये आंसर करेक्ट है। सॉरी, आंसर करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है। भाग 2 के अंदर नागरिकता है, लेकिन हमें कौन सा युग्म बताना है जो गलत है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर एक लैंग्वेज का हेर फेर है, गलत दिया गया है, ये हमें करेक्ट करना है, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भाग 4 के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये भी सही बात है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो ये भी करेक्ट बात है, ये भी सही बात है। लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा उत्तर क्या है? ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसके अंदर जो बात कही गई है कि भाग 9 के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भाग जो 9 है यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? इसको क्या पढ़ेंगे? कुषाणों की, कुषाण वंश। कुषाण वंश की जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? तो देखिए, कुषाण वंश के बहुत ही फेमस राजा रहे हैं कनिष्क, उसी से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो कुषाणों की द्वितीय जो राजधानी रही वो रही मथुरा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। ठीक है, इनकी 2 राजधानी रही हैं, जिसमें पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी यहाँ पर मथुरा रही है। ठीक है, इनका संबंध कनिष्क वंश से है, या कनिष्क राजा से है, जो कि कुषाण वंश से आते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किसका मकबरा भारत का पहला बाग मकबरा बना? बाग मकबरा था, तो ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर करेक्ट होगा। हुमायूं का जो मकबरा है वो बाग मकबरा है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। ये है नई दिल्ली के अंदर, जिसको आप पुराने किले में जाकर देख सकते हैं। पुराना जो किला है चिड़ियाघर के पास में, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हैं, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है हुमायूं का मकबरा, तो ये है नई दिल्ली के अंदर। करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण बनी? तो असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1922 के अंदर, तो इसको वापस लेना पड़ा था। एक ऐसी घटना घटी थी, वो कौन सी घटना थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना होने के बाद में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, क्योंकि इसके अंदर हिंसा हो गई थी। चौरा चौरी कांड जो है, इसमें दरअसल हुआ क्या था कि चौरा चौरी जो एक जगह है, ये उत्तर प्रदेश में आती है। गोरखपुर के पास में एक कस्बा है, जहाँ पर 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी, कई बार डेट भी पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 ये घटना घटी, जिसके अंदर जो भारतीय थे, कुछ भारतीयों ने मिलकर
जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकियाँ थी उनके अंदर आग लगा दी थी। तो इससे गांधी जी काफ़ी हताहत हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने आंदोलन के अंदर किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा और जो मैं असहयोग आंदोलन यहाँ पर चला रहा था इसको मैं वापस लेता हूँ। तो ये घटना चोरा चोरी कांड से संबंधित। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। ये किस है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, किस वर्ष में प्रयास था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था। मार्च का महीना था और ब्रिटिश सरकार ने इसको भेजा था। क्रिप्स जो थे ये स्टैफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम था और ये अध्यक्ष थे उस समय ब्रिटेन के अंदर एक पार्टी के, और यह जो थे विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल में साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता एवं मंत्री थे। कौन? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर ही ये क्रिप्स मिशन रखा गया। कब आया? मार्च 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था? कौन हुआ था? ये यहाँ पर चार सभाएं दी गई हैं, इनमें से तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा। आत्मीय सभा 1828 के अंदर ब्रह्म समाज में विकसित हुई। और इसको बात करेंगे शुरू से, तो 1815 के अंदर आत्मीय सभा का स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। बाद में ये आगे चलकर 1828 के अंदर जो कि ये सन दिया गया है, ये ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर ली गई राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इनके सहयोगी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम ज़्यादातर नहीं लिया जाता क्योंकि इनका जो मेन योगदान था इसमें राजा राम मोहन राय का था। तो आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई 1815 में, जो बाद में चलकर ब्रह्म समाज में या ब्रह्म सभा में कन्वर्ट कर ली गई थी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, और उनके सहयोगी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र बनवाया जाता है, जिसमें इसमें पूछा जा रहा है कि वो क्या चिन्हित करता है, वो क्या संकेत देता है। तो इसका राइट आंसर होगा अहिंसा। तो आपको याद रखना है, जैन धर्म ने अहिंसा को बहुत ही ज़्यादा अपनाया। वो हिंसा के बिल्कुल भी समर्थक नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा वो नहीं चाहते या किसी भी तरीके का वो दूसरों को नुकसान नहीं करना चाहते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और इसके दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। श्वेतांबर वे होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, जो श्वेतांबर होते हैं, इसको आप याद रखिएगा थोड़ा सा, जो श्वेतांबर होते हैं, श्वेतांबर, श्वेत मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं, दिगंबर जिनको हम बोलते हैं दिगंबर, वो कपड़े नहीं धारण करते। इनका बेसिकली ये डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 2.4%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के रेफरेंस में, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये भी याद रखिएगा 17.6% है, और इसको लगभग में हम 18% जनरली बोल देते हैं। अगर 17.6% नहीं मिले तो 18% मिलेगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जनसंख्या के बारे में याद रखिएगा। और अभी जो हमने बताया आपको ये क्या था, ये है आपका क्षेत्रफल के बारे में। 2.4% क्षेत्रफल है और 17.6% जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं देयर आर वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड द भौगोलिक क्षेत्रफल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ऐसा कौन सा कंट्री है, ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ ये जो भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम सीमा बनाते हैं? तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे, ये है नेपाल। नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ भी आपको याद रखना है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें होंगे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कितने स्टेट हैं जो भारत के सीमा बनाते हैं? वो 4 हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ी का सही क्रम से स्थापन किया गया है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये कुछ पहाड़ियाँ दी गई हैं यहाँ पर, आपको सही इसका क्रम बताना है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की। और यहाँ पर ये जनजातियों के नाम भी हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर पहाड़ियाँ के नाम दिए गए हैं और वे वहाँ की जनजातियों के भी नाम हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? गारो खासी जयंतिया। ये मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं और वहाँ की जनजातियों के नाम भी हैं। किस मृदा को रैगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर करिएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। काली मृदा को रैगुर भी कहा जाता है, रैगुर मृदा कहा जाता है। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है। इसमें पोटास की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण इसका रंग काला हो जाता है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ये काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको डिस्कस करें और यहाँ पर पढ़ने के लिए उनको भी प्रेरित कर सकते हैं। कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? इसका राइट आंसर होगा महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता में समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते हैं वैसे वैसे वहाँ की जलवायु का प्रभाव बढ़ता रहता है। तो राइट आंसर होगा महाद्वीपीयता। कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो कौन सा इसमें लेंस है जो प्रकाश जैसे उस पर गिरता है उसको अंदर की तरफ मोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस है, अगर उस पर प्रकाश डाला जाए तो वो उसको अंदर की ओर मोड़ता है। उत्तल लेंस किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है, ये इसकी पहचान है। और इसके 2 वक्र पृष्ठों या एक वक्र तथा दूसरा समतल पृष्ठ से मिलकर लेंस का निर्माण होता है। तो इसकी पहचान क्या है कि ये किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है। और इसका प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है? बेसिकली इंसान को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार की बीमारी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके अपोजिट अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई नहीं देती। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा, नीला। इंडिगो इसको बोलते हैं। इंडिगो प्रकाश जो होता है इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जबकि अगर तरंग दैर्घ्य की बात करें, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण ये दूर से दिखाई देता है और इसलिए इसको खतरे के निशान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। स्नेहक वे पदार्थ हैं जो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है, साइंस का क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर कीजिएगा। स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जो घर्षण को कम करते हैं, घर्षण को कम करते हैं। घर्षण जो इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, किन्हीं 2 सतहों के बीच में जो फोर्स काम करता है, एक दूसरे के अपोजिट गति का विरोध करता है, उसको घर्षण कहते हैं। अगर उसके अंदर स्नेहक वो पदार्थ होते हैं जैसे आप देख सकते हैं ग्रीस है, ऑयल है, ये सब क्या काम करते हैं? घर्षण को कम करने का काम करते हैं। इनको लुब्रिकेंट भी कहते हैं। तो लुब्रिकेंट के वे पदार्थ हैं जो घर्षण को कम करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अमीबा एक ऐसी एकल कोशिका है जो अपना आकार बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप की तरह नलिकाएं हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट होगा, संवहनी उतक। संवहनी उतक जो हैं पौधों के अंदर मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए एक पाइप की तरह काम करती हैं। उतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरा तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो हरा तोता का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट होगा, फेरस सल्फेट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। एसएससी के द्वारा और रेलवे के द्वारा कुछ रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इसका रासायनिक नाम है। और अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र भी आप इसका याद रख सकते हैं, FeSO4, FeSO4, राइट। और इसका प्रयोग चिकित्सा कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी के माध्यम से प्रवाहित किए जाने पर किस संयोजन के निर्माण से वह दूधिया हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, करेक्ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही उसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, CaCO3। कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? कौन सा एक जैविक अम्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक जैविक अम्ल नहीं है, बल्कि ये सारे जो होते हैं एसिटिक अम्ल, मौलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ये क्या है? जैविक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल जैविक अम्ल नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन जीवन तथा जीवन शक्ति से परिपूर्ण एक गतिशील जीवित इकाई है? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट होगा वन। वन क्या है? एक गतिशील जीवित इकाई है। इसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती हैं और अलग अलग तरह के यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। भारत के अंदर अगर हम बात करें, वन संवर्ती सूची के अंदर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, वन किस में आते हैं? मैंने आपको अभी पहले बताया था, 3 तरह की अनुसूचियां हैं भारत के अंदर, राज्य अनुसूची, केंद्र अनुसूची, संघ जिनको हम बोलते हैं, और संवर्ती अनुसूची। संवर्ती के अंदर जो वन है वो किस में आते हैं? संवर्ती के अंदर आते हैं वन जो है। और वन भारत के अंदर क्षेत्रफल भी आप याद रख सकते हैं, वनों का भारत के अंदर जो कुल क्षेत्र के हिसाब से 24% है, राइट। और इसका लक्ष्य है कि भारत चाहता है कि इसका जो हम 33% इसको करना चाहते हैं। हम अपने टोटल भूभाग पर 33% पर वन रखना चाहते हैं, जबकि अभी हमारे पास में 24% वन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा का pH वाले अवक्षेपण को संदर्भित करता है। तो कितना pH होता है अम्लीय वर्षा का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से कम होता है। ठीक है, 5 से कम होता है। और अम्लीय वर्षा के अंदर जो मुख्य रूप से घटक होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, किस परियोजना के अंतर्गत विश्व के प्रथम नकारात्मक उत्सर्जन कार्बन कैप्चर संयंत्र का संचालन आइसलैंड से शुरू हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ब फिक्स की। नेक्स्ट है, नवंबर 2017 में नासा द्वारा मंगल 2020 मिशन के लिए कौन सा परीक्षण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरसोनिक पैराशूट परीक्षण। नेक्स्ट है, 2017 की ब्लू प्लेनेट पुरस्कार के विजेता कौन है? ये 2017 करंट अफेयर है, ये तो शायद अब नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हंस जोआचिम सेलुनोहवर। नेक्स्ट है, PSU बैंक विलय की निगरानी के लिए 30 अक्टूबर 2017 को गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
अरुण जेटली। चलिए अब बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अटैम्प्ट करने को मिलेंगे और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपका कंप्यूटर से बैकग्राउंड नहीं रहा है तो भी हो सकता है आप इसको जानते हो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसमें कई बार चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होता, पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का। लेकिन सबसे अगर सर्वाधिक योगदान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वॉन न्यूमैन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन ईजी है, आप इसको इजीली कर पाएंगे अगर आपको पता है तो। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गारंटी कह सकता हूँ कि आप चार्ल्स बेबेज लगाएंगे और यहाँ पर यह आपको गलत हो जाएगा। तो वॉन न्यूमैन का काफ़ी सर्वाधिक योगदान के रूप में वॉन न्यूमैन को जाना जाता है कंप्यूटर के योगदान के लिए। नेक्स्ट है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति यानी कि कॉपी टाइप सिद्ध हुआ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज यहाँ पर करेक्ट होगा। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। क्वेश्चन को घुमा फिरा के किस तरीके से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा एडवांस करा जा सकता है। हो सकता है कंप्यूटर का पिता आपसे ना कहा जाए और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए और आप कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई। सर्वप्रथम जो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई है वो हुई 1946 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत कम होता है, हल्का होता है, लेकिन आपको करेक्ट सभी करने हैं, ज़्यादातर करेक्ट करने हैं, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। भौतिक बनावट को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं अपने हाथ से, उनको हम हार्डवेयर की श्रेणी में रखते हैं। और सॉफ्टवेयर को आप आंखों से देख सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है। हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम को और नियम सामग्री है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन आंसर वही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सीपीयू। राइट आंसर क्या होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और घूम घूम के आता है और पूछा जाता है सीपीयू के बारे में। कंप्यूटर का दिमाग भी किसको बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा, उसका दिमाग होगा ऑफ कोर्स। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर भी सीपीयू होगा। तो आपने देखा सीपीयू ही आंसर है और किस तरीके से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। कंप्यूटर का दिमाग भी सीपीयू होता है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी सीपीयू होता है, और कंप्यूटर का अपने हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखा था, नियंत्रक भाग भी सीपीयू होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। भंडार मतलब मेमोरी कर सकता है, उसको क्या बोला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पर चिप। तो यहाँ पर डिस्क दी गई है, जो आप देखते हैं सीडी जिनको हम देते हैं नॉर्मल भाषा में सीडी, वो डिस्क होते हैं। और चिप क्या होते हैं, जो आप देखते हैं आज की डेट में बहुत ही सिलिकॉन के बने होते हैं चिप। ये भी याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि चिप किसके बने होते हैं। तो ये होते हैं सिलिकॉन के बने और बहुत ही आकार में छोटे होते हैं, लेकिन इनका मेमोरी जो स्टोरेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। चुंबकीय टेप पुराने ज़माने में यूज़ करे जाते थे, जो आप देखते हैं कैसेट जो बनी होती थी उनके अंदर जो टेप लगी होती थी उसको हम चुंबकीय टेप बोलते थे, जो इस तरीके की कुछ आकार में होती थी, राइट। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी है वो चिप के अंदर है। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर चिप होगा। अब बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ।
यहाँ पर मैंने कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले हैं, तो इनको यहाँ पर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस प्रकोप से प्रभावित कर्जदारों के लिए आपातकालीन कर्ज सुविधा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को लगभग 200 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन ऋण देने की घोषणा की है, और इसमें इसकी जो ब्याज दर है वो 7.25% रखने की भी घोषणा की है, जो कि काफ़ी कम है। और स्टेट बैंक का मुख्यालय की बात करें तो ये है मुंबई के अंदर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस संस्थान ने सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया? सेफ हैंड चैलेंज शुरू किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आजकल बहुत ही WHO काफ़ी फेमस वर्ड आजकल आप कह सकते हैं, जो कि आजकल न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों में आपको देखने को मिलेगा WHO, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय अक्सर एग्जाम में आता है कि मुख्यालय कहाँ पर है, ये है जिनेवा के अंदर, जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। नेक्स्ट है, 1000 बेड से लैस देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री हैं वो आप याद रखना नवीन पटनायक जी हैं, जिनके काफ़ी जो चर्चाएं वहाँ पर रहती हैं, और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पर जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, उड़ीसा की सीमाएं कितने राज्यों से स्पर्श करती हैं? तो राइट आंसर होगा 4, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इनसे उड़ीसा की जो सीमाएं हैं वो टच होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हृदय कुमार। हृदय कुमार यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। हृदय कुमार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, और यहाँ के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। और हृदय कुमार ने जम्मू कश्मीर के जो पूर्व निर्वाचन अधिकारी थे शैलेंद्र कुमार, इनकी जगह ली है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। BSF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, DK जैन, अमित घोष, सुरजीत सिंह देसवाल और देवेंद्र प्रधान। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुरजीत सिंह देसवाल। सुरजीत सिंह देसवाल करेक्ट आंसर होगा। सुरजीत सिंह देसवाल ने BSF के महानिदेशक पद की शपथ यहाँ पर ली है। BSF की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इनका आदर्श वाक्य है ड्यूटी अनटू डेथ। ड्यूटी अनटू डेथ मतलब मृत्यु तक अपना कर्तव्य परायण। और BSF का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। BSF की अगर हम बात करें स्थापना की, तो 1965 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हमने बताया नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को टेजर गन दी है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। टेजर गन के बारे में आपको बताता हूँ। टेजर गन वो गन होती है, आपने मूवियों में देखा होगा, ज़्यादातर हॉलीवुड मूवी में जो पुलिस होती है उनके पास में एक लंबी सी गन होती है, जिसको वो चलाते हैं तो सामने वाले को इलेक्ट्रिक शॉट लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉट इतना हैवी होता है कि वो उसको बेहोश करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है, और इसी को बोलते हैं टेजर गन। टेजर गन का परीक्षण के रूप में अभी पुलिस को दी गई है, ये दी है गुजरात ने। गुजरात ने ये अपने यहाँ पर टेजर गन पुलिस कर्मियों को दी है, ताकि वो किसी को इंस्टेंट बेहोश करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य ने किस जिले के निर्माण की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और ये राइट आंसर है इसका सभी। जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाचौड़ा, नागंदा, मेहर, इन सभी जिलों की स्थापना या नए जिले बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और मध्य प्रदेश के अंदर अब कुल 55 जिले हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है। हो सकता है पूछ लिया जाए कि अब कितने जिले हैं। पहले 52 थे और अब 3 नए जिले बन गए हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस देश ने 2020 टोक्यो आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंपी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्रीस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, और ग्रीस देश के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं क्याकिकोस मिट्सोटाकिस। काकिकोस मिट्सोटाकिस। और ग्रीस देश की मुद्रा की हम बात करें तो यहाँ पर यूरो चलती है। टोक्यो ओलंपिक 2020
जापान के अंदर होने वाले हैं, टोक्यो के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। इसके अंदर 1.7 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए 5 किलो मुफ्त चावल और प्रति परिवार 1 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है जो आपको याद रखनी है। ये किसके द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HIL इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर करेक्ट होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर HIL इंडिया लॉन्च किया है ग्राहक भुगतान पोर्टल। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 के अंदर हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। यूनियन बैंक के वर्तमान MD या CEO हम इनको बोलते हैं, वे हैं श्री राज किरण राय। श्री राज किरण राय इसके वर्तमान CEO हैं। तो ये कुछ 50 क्वेश्चन मैंने आपके साथ में डिस्कस करे विद फैक्ट्स। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के और भी जो सेट हैं आपके साथ में अलग वीडियो तो होते ही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए जो मैं आपकी स्पेशल टेस्ट लेकर आ रहा हूँ, ये वीडियोज़ आपको कैसे लग रहा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।